अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है हम उसकी फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 2 का भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ दोनों। और चैप्टर नंबर 3 की हमारी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 के ना ही फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ना ही एमसीक्यूज़ गिवन है। तो चैप्टर नंबर 3 के मैं अपलोड नहीं कर रही, कहीं आप मुझसे बोलेंगे कि चैप्टर नंबर 3 के अपलोड करें, तो चैप्टर नंबर 3 के इसमें है ही नहीं बुक के, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर नंबर 3 के भी करवाऊँ अपने पास या कोई से भी इम्पोर्टेंट, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो अगर आप मुझे ज़्यादा मतलब बच्चे कहेंगे तो फिर मैं चैप्टर नंबर 3 की भी फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ करवा दूँगी। लेकिन क्योंकि मैं अभी बुक के सॉल्व करवा रही हूँ तो बुक में चैप्टर नंबर 3 की फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ नहीं हैं। तो अब हम जो है सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 के वो हमारे पास है मोशन एंड फोर्स, ठीक है। 1 के मैंने करवा दी, 2 के मैंने करवा दी, 3 के नहीं है बुक में तो हम नहीं करेंगे। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की फिल इन द ब्लैंक्स और इसके एमसीक्यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। लेकिन वही कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे पहले सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। जितने ज़्यादा मुझे अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे चैनल की तरफ से तो मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करूँगी, सही। थोड़ी मेहनत मैं करती हूँ इन वीडियोस को बनाने में ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग भी मेरी हेल्प करें, और वो किस तरीके से करें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने कज़न्स के साथ, और उनसे जो है मतलब सब्सक्राइब वगैरह करवाएं। तो जिस तरीके से आपकी हेल्प होती है तो आप को भी चाहिए कि आप मेरी भी हेल्प करें, सही। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो चैप्टर नंबर 4 की फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि पेज नंबर, जो हमारे पास बुक है बुक की पेज नंबर है 67 पे। तो स्टार्ट करते हैं। 4.2 पे है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक है इसमें वो क्या है, मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी विदाउट डैश, के मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस नहीं हो सकती किसके बगैर, फोर्स के बगैर। अब क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर ही फोर्स का है तो हमें ये बात भी मतलब ये माइंड में रखनी कि हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 4 का जो हमारे पास नाम है वो फोर्स एंड मोशन है, नहीं मोशन एंड फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात होगी वो मोशन एंड फोर्स के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहली जो ब्लैंक है वो क्या है कि मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी विदाउट फोर्स, ठीक है। FORCE फोर्स। तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास है, नो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप विदाउट अप्लाइंग, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रुक नहीं सकता। कब तक नहीं रुक सकता, जब तक हम उसके ऊपर अप्लाई ना करें। क्या अप्लाई ना करें, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। अब आप देखें कोई बॉल है, वो मूव कर रही है, अब हम क्या करते हैं कि उसे रोकते हैं। तो रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे रोकने के लिए किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि नो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो 1 में भी इसमें फोर्स आएगा और सेकंड में भी इसमें क्या आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है थर्ड पे, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड, के मतलब वो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की कि ये हमने ये मतलब पेपर 4 में जब पढ़ा था तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये बताया भी था कि क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूँ, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, अपनी पोजिशन चेंज नहीं करना चाहता। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है इनर्शिया। ऐसा ही है, ये हमने जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था या लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताई थी ये वाली बात। आप मतलब मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट, मतलब रोकती है या रुकावट करती है इसमें, टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी स्टेट को चेंज करने में, मतलब रेस्ट की स्टेट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करने में जो रुकावट पैदा करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास कहलाती है इनर्शिया। इसकी स्पेलिंग है INERTIA, इनर्शिया, सही। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ ब्लैंक से, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी व्हेन इट देन इट प्रोड्यूसेस एंड डैश इन द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये हमने जब न्यूटन का लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है अपनी ही डायरेक्शन में, तो वो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। जो आपने स्टेटमेंट याद की होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो वहाँ पे हम आपने देखा होगा कि व्हेन एन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, ऐसा ही था, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यही था ना। तो यहाँ पे क्या आएगा कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी देन इट प्रोड्यूसेस एन
एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, और ये हमें पता चला है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ACCELERATION एक्सेलरेशन। अच्छा, फिफ्थ क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज डैश प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कि हमने मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स था। वो मैं स्पीड में बोल रही थी तो मुझसे मास मतलब स्पीड में मास हो गया, वो मास नहीं है वो फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या है, दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज डैश प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कि जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ ब्लैंक में हमारे पास आएगा डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स की। मतलब जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब अब आगे हम देखते हैं ये सिक्स ब्लैंक। तो इसमें लिखा है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड, के क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाती है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कहलाती है मास। मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। अच्छा, एक होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन, वो होता है मोमेंटम, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो मास है, क्वांटिटी ऑफ मोशन हमारे पास मोमेंटम है। ये हो गई हमारे पास सिक्स ब्लैंक। उसके बाद है हमारे पास सेवेंथ में क्या है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड डैश ऑफ द बॉडी। के वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने टूवर्ड इट्स सेंटर मतलब सेंटर की तरफ खींचती है, तो जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाता है वेट। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में जो हमने ये मैंने डिस्कस भी किया था, वेट और मास का डिफरेंस काफ़ी मर्तबा। तो यहाँ पे ये क्या है, वेट। मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेकिन जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होती है जो ज़मीन किसी भी जो मतलब क्या करती है, वो ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है या खींचती है। सही। आगे हमारे पास 8 ब्लैंक में क्या लिखा है कि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, के हर एक्शन का रिएक्शन होता है। दीज आर डैश इन मैग्नीट्यूड बट डैश इन डायरेक्शन। ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि हमें पता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, के हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन इक्वल अमाउंट में पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है भाई। दीज आर डैश इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, वो इक्वल होता है, ऐसा ही है, यही हमने पढ़ा था थर्ड लॉ में। बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास बॉल है, अब बॉल को मैं दीवार पे मारूं, जिस फोर्स से मैं उसको मारूंगी उतनी ही फोर्स से वो वापस आएगी, ठीक है। मतलब जिस मैग्नीट्यूड से गई थी उसी मैग्नीट्यूड से वापस आएगी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। बॉल को मैंने आगे वहाँ पे फेंका और वो टकराने के बाद वापस यहाँ पे आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास हो गई है। उसके बाद हमारे पास है 9th ब्लैंक में, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमारे पास कहलाता है मोमेंटम। क्या कहलाता है, मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। मोमेंटम की दो डेफिनेशन है, एक क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, या क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जैसे कि अभी मैंने आपको मास का समझाते हुए बताया था, तो इस तरीके से मोमेंटम की दो डेफिनेशन है, एक क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। 10th हमारे पास यहाँ पे, वैसे तो 10th और 11 हमारे पास कंटेंट सिलेबस में ये फ्रिक्शन के उससे हैं, तो फ्रिक्शन का टॉपिक हमारे पास इंक्लूड नहीं है, तो ये दो ब्लैंक्स भी नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 10th में जो हमारे पास है वो आएगा फ्रिक्शन के, व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर बॉडी देन। मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इसके ऊपर अगर हम दूसरी चीज़ को ऑब्जेक्ट को मतलब यहाँ पर रखें, तो वो उन दोनों के दरमियान क्या प्रोड्यूस होती है, उन दोनों के दरमियान प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन। फिर वही बात, ये फ्रिक्शन हमारा इंक्लूड नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो अब फ्रिक्शन की टाइप भी जाहिर सी बात है आपने नहीं पढ़ी होंगी स्कूल में या कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ाई होंगी, तो इसलिए आपको शायद ये समझने में मुश्किल हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास 11 जो हमारे पास ये ब्लैंक है, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेज़र देन, मतलब कम होती है उसके अंदर। क्योंकि 10 और 11 आपके पास इंक्लूड नहीं है, ये टॉपिक आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, ना ही आपको समझाया होगा टीचर्स ने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस आंसर ही बता दिया है। क्योंकि जो आने वाले सालों में अगर कोई बच्चे ये वीडियो देखें तो उनको यहाँ से इसका ऑप्शन मिल सके। सही। ओके, तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 की जो 11th ब्लैंक
थी वो हमने सोल्व कर ली हैं, जो कि पेज नंबर 67 पे हैं। अब हम सोल्व कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की ही 4.3 पे, जो यहाँ पे MCQs गिवन है और ये हमारे पास हैं 7 MCQs है, 7 है, ठीक है। तो जो पहली है हमारे पास वो देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है, बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन स्फेयर ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ग्रेटर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द प्लास्टिक स्फेयर बिकॉज इट मास इज। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो स्फेयर हो, एक प्लास्टिक का हो एक आयरन का हो, और उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो, तो जो ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कह रहे हैं प्लास्टिक वाले में होगा। जो प्लास्टिक का जो स्फेयर है उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। सही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक प्लास्टिक एक आयरन है, जाहिर सी बात है प्लास्टिक का कम होगा मास, और जो आयरन है उसका मास क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्योंकि उसका मास क्या है, उसका मास बी इसका सही ऑप्शन है, लेस। सही, तो ये भी हमने चैप्टर वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ा था तो वहीं पे हमने देखा था, जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब जितना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना मतलब ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा मास उतना कम, मतलब मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन उसके अंदर कम प्रोड्यूस होगा। ये हमने जब चैप्टर 2 कह रही हूँ, जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने उसको ड्राइव करते हुए ये चीज़ हमने देखी थी। सही, तो इस वजह से यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, लेस। 2 पे हमारे पास है द SI यूनिट ऑफ फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वो डी इसका सही ऑप्शन है, न्यूटन। ये तो हम सबको ही बहुत अच्छे से पता है, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। 3rd पे है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यूनिट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि ये फ्रिक्शन का टॉपिक है और ये इंक्लूड नहीं है हमारे कंडेंस सिलेबस में, तो इसकी जो MCQs है ये भी नहीं आएगी। 4th भी हमारे पास फ्रिक्शन की ही है। क्या लिखा है कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिकॉज दे, कि हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू, क्योंकि जब हम बॉल बेयरिंग लगा देते हैं तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो सी है। यहाँ पे सी आएगा। हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये बात ना समझ में आए, फिर वही बात मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि ये आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको समझ नहीं आएगी फ्रिक्शन वाला। सही, ओके। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 68 पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5th जो MCQs है वो है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसे हम क्या करते हैं, डबल कर दें, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो उसको जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि जितनी ज़्यादा हम क्या करते हैं किसी भी मतलब जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड फोर्स क्या होते हैं, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और ये बात अभी हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी सोल्व की थी, और ये बात हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चली है कि जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ पे हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमने फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो डबल है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन, अब क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में, अब जाहिर सी बात है जब फोर्स डबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे डबल ही होगा। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स पे MCQs पे पहले से टिक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि मेरा भाई भी मैट्रिक में ही है तो ये उसने पहले से ही यहाँ पे टिक किए हुए हैं। ठीक है, कहीं आप कहें कि ये इसमें पहले से टिक्स है इस वजह से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 जो MCQs हमारे पास हो गया है कि वेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन, कि अगर हॉर्स क्या करे, एक वैगन को पुल करे, द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इन द फोर्स, मतलब क्या होगा कि हम अगर कोई भी एक घोड़ा है वो क्या करे, वैगन को पुल कर रहा है, तो वो जो फोर्स जो उस हॉर्स पे लग रही है उसको आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए, तो वो कौन सी फोर्स होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम, मतलब जो ग्राउंड है वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है उस घोड़े पे, जब भी वो क्या करता है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम, इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो 7th MCQs है यहाँ पे वो क्या है,
विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम, कि हमारे पास जो मास है वो 800 ग्राम है, तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले हम इस मास को जो ग्राम में है उसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम वेट फाइंड करेंगे। सही। और ये वाली आप MCQ आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम जो है ये हमारे पास 10 ईयर में आई हुई है। हमारे पास जो यहाँ पे मास है वो कितना है, 800 ग्राम है। सही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 800 ग्राम, और हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, तो इसको हमें इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं छोटे से बड़े में। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस वजह से हम इसको 800 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। और हमें पता है, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेट फाइंड करना है। तो वेट का फॉर्मूला हमें पता है, वेट इक्वल होता है mg के। सही। और g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम रख सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें 9.8 रखना है या 10 रखना है, हमें कैसे मालूम होगा। तो उसका सही तरीका ये है कि आप एक बार 9.8 रख के देखें और उसको ऑप्शन को चेक करें, क्या ऑप्शन यहाँ पे 9.8 रखने के बाद गिवन है। अगर 9.8 वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जो सही है, तो आप उस पर टिक कर दें। और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करें, 10 से ही मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर आप उस तरीके से। तो हमें पता करने का तरीका यही है कि हम यहाँ पे पहले 9.8 से करें, फिर 10 से। और रही बात प्रॉब्लम की, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उसमें, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें आपकी मर्ज़ी, आप 9.8 से मल्टीप्लाई करवाएं या 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, ऐसी कोई इसमें इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम क्या आएगी, ब्रैकेट में गिवन हो कि आपको जो है 9.8 रखनी है या 10 रखनी है, 10 की जी की वैल्यू, तो फिर आप वही रखेंगे जो आपको गिवन होगी। सही। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, पहले 9.8 से भी मल्टीप्लाई करवा के, फिर 10 से भी मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 800 को 1000 से, ताकि ये ग्राम जो है केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करूँगी, 800 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.8। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 kg। मास हमारे पास केजी में आ चुका है, 0.8 kg। अब हमें क्योंकि वेट फाइंड करना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वेट को ऐसे लिखेंगे, m की जगह पे आ जाएगा 0.8, g की जगह पे हम रख देंगे 10। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.8 को मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल, आंसर क्या आया है हमारे पास, 8 आया है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमें पता है कि जो वेट है उसका जो 4 यूनिट होता है वो क्या होता है, वो न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन हमारे पास फोर्स का भी होता है और वेट का भी होता है, क्योंकि वेट भी क्या है, वेट भी एक फोर्स है, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। तो वेट भी क्योंकि एक फोर्स है, तो इस वजह से जो उसका जो यूनिट है वो क्या होगा, वो होगा न्यूटन। तो जो 800 ग्राम है उसको अगर हम वेट हम उसका बताएं तो वो कितना होगा, वो 8 न्यूटन होगा। ज़रूरी नहीं है पेपर में 800 ग्राम आए, यहाँ पे जो मास है वो चेंज हो सकता है। तो आप इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व कर लें। पहले आप उसको अगर ग्राम में गिवन होता है आप उसे केजी में कन्वर्ट करें, देन आप उसको जी मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 का जो सही आंसर है वो हमारे पास है 8 न्यूटन, और इसका सही ऑप्शन जो है वो सी। ये पहले से ये गलत लगे हुए थे, ये नहीं है, बल्कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो है 8 न्यूटन, और इसको मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 की जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो MCQs हैं हमने वो भी सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई मतलब कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 की भी हमने सोल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, मैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 की फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs आपको सोल्व करवाऊँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।